कक्षा 9 प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संचयन भाग 1 से लिया गया है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। आइए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा इंदौर में हुई और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA किया। इसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, यामा, दीप शिखा, रश्मि, निर्जा। इनकी रचना यामा के लिए इन्हें 1936 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए और 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया। चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। एक सोनजूही की लता है और उस पर आज जो है पीले रंग की कली लगी है, जिसे देखकर अनायास अचानक ही लेखिका को उस छोटे जीव की याद आ जाती है जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। जो इस सोनजूही की सघन हरितिमा का अर्थ है घनी हरियाली में, जो इस सोनजूही की लता के नीचे घनी हरियाली में छिपकर बैठता था। और फिर वह लेखिका के पास पहुंचकर लेखिका के कंधे पर कूदकर लेखिका को चौंका देता था। चौंका देना चकित कर देता था। जब लेखिका के पास छोटा जीव था उस समय जो है लेखिका को कली की तलाश रहती थी, कली को ढूंढती थी। लेखिका कहती है आज मैं कली को नहीं खोज रही हूँ, उस लघु प्राण को ढूंढ रही हूँ। जो लघु प्राण यानी कि एक छोटा जीव था लेखिका के पास, लेखिका उसको आज ढूंढ रही है जो अब लेखिका के पास नहीं है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब इससे हमें पता चलता है कि वो जो छोटा जीव था वो मर चुका है और उसको सोनजूही की जड़ में दफना दिया गया है और वह सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल भी चुका होगा। कौन जानता है, लेखिका कहती है कौन जानता है, किसको पता है कि वह लघु जीव जो है सुनहरी कली के बहाने हो सकता है मुझे चौंकाने आया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआछुआबल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। एक दिन अचानक से लेखिका बरामदे में क्या देखती है कि 2 कौवे गमले के चारों ओर घूम रहे हैं और चोंचों से छुआछुआबल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआछुआबल कहा जाता है चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना, यानी कि लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। कौवे भी विचित्र पक्षी एक साथ समादरित, अनादरित। समादरित का अर्थ है विशेष आदर, अनादरित का अर्थ है आदर का अभाव, तिरस्कार। फिर लेखिका सोचती है कि ये काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है कि कभी कितना सम्मान मिलता है, इन्हें विशेष सम्मान होता है, कभी कितना आदर का अभाव होता है, अपमान होता है इनका। इन्हें कभी कभी हम विशेष आदर देते हैं और कभी कभी कितना अनादर किया जाता है, इनका सम्मान नहीं होता, अपमान होता है। लेखिका कहती है कि एक दिन को छोड़ के कितना अपमान होता है ना कौवा एक विचित्र पक्षी। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। लेखिका कहती है महालय अमावस्या में इनको इतना सम्मान दिया जाता है, इनको खाना खिलाते हैं, कहते हैं पुरखे कौवे के रूप में इस दिन धरती पर आते हैं। लेखिका कहती है हमारे जो पुरखे हैं वो पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न हंस के। उन्हें हमसे कुछ लेने के लिए, हमसे कुछ प्राप्त करने के लिए केवल काक के रूप में ही अवतीर्ण कहा जाता है, त्रिकट होने को।
उन्हीं काक के रूप में ही प्रकट होना पड़ता है। हमारे जो दूर के रहने वाले रिश्तेदार हैं, प्रियजन हैं, उनके आने की खबर भी हमें यही देते हैं। आपने कहते हुए सुना होगा ना कि कौवा बार बार बोल रहा है आज कोई रिश्तेदार आने वाला है। वो सब इनकी कर्कश जो कानों को अच्छी नहीं लगती, कानों को चुभने वाली आवाज में ही सुनना पड़ता है। दूसरी ओर काव काव, अगर कौवा काव काव ज्यादा ही करता है तो हम उसको लकड़ी मारकर या पत्थर मारकर भगा भी देते हैं, उसकी अवमानना भी करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा कि लहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका के मन में जो काक के बारे में विवेचना चल रही थी, विवेचना का अर्थ है चर्चा चल रही थी, उसमें अचानक से बाधा आ पड़ी, रुकावट आ पड़ी, क्योंकि लेखिका की नजर गमले और दीवार के बीच में छिपे हुए एक छोटे से जीव पर रुक गई और पास जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। तो लेखिका को लगा शायद घोंसले से गिर गया हो, जिसे कौवे अपना आसानी से आहार बना रहे थे। काकद्वे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। काकद्वे कहा जाता है 2 कौवे, लघु प्राण उस छोटे जीव के लिए काफी थे। जो 2 घाव थे उस छोटे से लघु प्राण के लिए वे घाव काफी थे और वह निश्चेष्ट बिना किसी हरकत के बेहोश गमले से चिपटा हुआ पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। वहाँ पर जो उपस्थित जन थे, व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि कौवे की चोंच के घाव हैं। सबने मना किया कि कौवे की चोंच के घाव हैं और ये बचने वाला नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दो। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई और फिर रुई से रक्त पोंछ कर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका को जो था पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, तो लेखिका का मन नहीं माना और उसे होले से यानी कि धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से उसका रक्त पोंछा और फिर लेखिका ने उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। अब लेखिका ने क्या किया कि रुई की पतली सी बत्ती बनाई और उसे दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। मुंह जो उसका नहीं खुल सका और उसकी दूध की जो बूंदें थी वे दोनों तरफ को ढुलक गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका जो थी कई घंटों तक उसका उपचार करती रही, कभी कुछ दिया, कभी पानी दिया, कभी दूध दिया, लेकिन कई घंटों के उपचार के बाद आखिर में उसके मुंह में एक बूंद पानी गया और तीसरे दिन वह इतना अच्छा और भय मुक्त हो गया था और लेखिका की उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 महीने में उसके शरीर पर स्निग्ध का अर्थ है चिकने रोए और झब्बेदार पूंछ आ गई थी। कैसी होती गिलहरी की लंबी झब्बेदार पूंछ, इस तरह से उसकी पूंछ निकलने लगी थी और चिकने रोए आ गए थे और उसकी चंचल चमकीली जो आंखें थी वो सबको आश्चर्यचकित कर देती थी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका ने क्या किया, उसकी जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, यानी कि लेखिका ने उसे एक नाम दे दिया, उसका नाम गिल्लू रख दिया और उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका के पास एक हल्की डलिया थी फूल रखने की। लेखिका ने उस डलिया में रुई बिछाकर और उसे तार से बांधकर खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मन को सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। और वो ही 2 साल तक 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा और वो उसका घर बना दिया था। लेखिका ने वो ही उसका घर बना दिया था।
गिल्लू जो था वो अपने आप से खुद अपने से झूले को हिला हिलाकर झूलता रहता। अपनी कांच की मोती जैसी आंखों से कमरे के भीतर बाहर पता नहीं क्या देखता और समझता था। लेखिका कहती है कि उस गिल्लू की समझदारी और उसके कार्यों को देखकर सबको हैरानी होती थी। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब लेखिका लिखने बैठती थी तो गिल्लू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह लेखिका का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था और ऐसा करने का उसने एक तरीका भी ढूंढ लिया था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका बताती है कि वह इतना चालाक हो गया था, वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का काम तब तक चलता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। तब तक उसका यह क्रम चलता ही रहता था। वो चाहता था कि लेखिका उसे पकड़े। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। लेखिका कहती है कि मैं गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे के अंदर रख देती थी और ऐसे रखती थी कि उसके 2 पंजे और सिर के अलावा सारा उसका जो छोटा शरीर था लिफाफे के भीतर रहता था और इसी हालत में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर मेरे कार्यों को देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। लेखिका बताती हैं कि जब गिल्लू को भूख लगती तो वह चिक चिक की आवाज करके मुझे बताता था कि उसे भूख लगी है। इस तरह से वह अपना खाना मांगता था तो लेखिका उसको काजू या बिस्किट दे देती थी और वह लिफाफे से बाहर वाले 2 पंजों से पकड़कर कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। फिर लेखिका कहती हैं कि फिर गिल्लू के जीवन का जो था पहला बसंत आया। लेखिका ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए थे। उनके कमरे के बाहर तरह तरह के पौधे रखे हुए थे और नीम चमेली की खुशबू धीरे धीरे से कमरे में आने लगी। बाहर की जो गिलहरियां थी वे गिल्लू के पास जाली पर आकर चिक चिक करके पता नहीं क्या क्या बात करती थी, उससे क्या क्या कहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका ने गिल्लू को अपनेपन से बाहर झांकते हुए देखा तो लेखिका के मन में आया कि गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए। गिल्लू को मुक्त करना जरूरी है, इसे फ्री कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इसी रास्ते से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच एक चैन की राहत की सांस मिली। लेखिका कहती हैं कि इतने छोटे से जीव को कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बड़ा मुश्किल काम था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। लेखिका बताती हैं कि कमरे में जो थे लेखिका के जरूरी कागज पत्तर रखे हुए रहते थे, इसलिए लेखिका जो थी जब भी घर से बाहर जाती थी तो अपने कमरे को बंद करके ही जाती थी। लेखिका जब कॉलेज से वापस आती, कमरा खोलती और जैसे ही लेखिका कमरे के अंदर पैर रखती वैसे ही गिल्लू भी बाहर से खेलकर भीतर आ जाता और लेखिका के पैर से सर से पैर तक दौड़ लगाना, यह उसका रोज का कार्य हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता और लेखिका के बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली के रास्ते बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना घूमता रहता था। जैसे ही लेखिका वापस आती और गिल्लू जो था, गिल्लू बहुत चालाक हो गया था, होशियार
हो गया था, उसे मालूम हो गया था, उसे जो था अंदाज हो गया था कि लेखिका जो है इस टाइम वापस आ जाती है। वैसे ही गिल्लू भी बाहर खेलकर अपने जाली वाले द्वार से और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका बताती है कि गिल्लू कभी तो फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिपकर मुझे चौंकाता। पता नहीं यह इच्छा उसमें कैसे पैदा हो गई थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका बताती है कि लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, उनसे लेखिका का लगाव भी कम नहीं था, काफी प्यार था, लेकिन लेखिका को यह याद नहीं कि उनमें से किसी को इतनी हिम्मत हुई हो कि वह लेखिका के थाली में साथ खाए। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका कहती है कि गिल्लू जो था उन सबसे अपवाद था, यानी कि उन सबसे अलग था। दूसरे जो पशु पक्षी थे, गिल्लू उन सबसे अपवाद था, गिल्लू उन सबसे अलग था। जैसे ही लेखिका खाना खाने के लिए बैठती थी, वह लेखिका की थाली में ही बैठ जाना चाहता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर लेखिका की थाली में से वह एक एक चावल का दाना उठाकर बड़ी सफाई के साथ खाता रहता था। और काजू तो उसका इतना प्रिय खाना था कि गिल्लू को बहुत ज्यादा पसंद था और कई दिन काजू न मिलने पर तो गिल्लू दूसरी चीजें या तो झूले से बाहर फेंक देता था या खाना बंद कर देता था। उसी बीच मुझे दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। इसी बीच क्या हुआ कि लेखिका को मोटर गाड़ी से चोट लगने के कारण कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इधर गिल्लू को अकेला रहना पड़ रहा था, उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह रोज लेखिका की आने की राह देखता रहता था, रोज लेखिका का इंतजार करता। अगर उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाजा खोला जाता, तब गिल्लू को लगता कि लेखिका आई है। वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता हुआ आता और फिर दूसरों को देखकर निराश होकर उसी तेजी से अपने झूले में जा बैठता। अपने मिलने वालों से बताया होगा लेखिका ने कि गिल्लू को काजू बहुत पसंद है, तो लेखिका के रिश्तेदार जो कोई भी आता था वो गिल्लू को काजू देकर जाता था। लेकिन जब लेखिका अस्पताल से लौटकर घर वापस आई और झूले की सफाई की तो लेखिका को उसमें काजू भरे मिले। इससे लगा कि गिल्लू ने उन दिनों अपना प्रिय खाना भी कितना कम खाया। मेरी अस्वस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। लेखिका जब अस्पताल से वापस आई और लेखिका अस्वस्थ थी तो वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता था और उसका हटना लेखिका को ऐसा लगता था जैसे परिचारिका अर्थात सेविका के हटने के जैसा लेखिका को महसूस होता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका बताती है कि गर्मियों के दिनों में जब मैं दोपहर में काम करती थी तो गिल्लू ना तो बाहर जाता था और ना अपने झूले में बैठता था। गर्मी से बचने का गिल्लू ने
एक अच्छा सा उपाय खोज निकाला था, एक अच्छा उपाय ढूंढ लिया था। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। इस तरह से वह लेखिका के पास भी रहता था और ठंडक में भी रहता था, गर्मी से भी बचा रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया, ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। गिलहरियों के जीवन की जो अवधि होती है वो 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होती, तो गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंतिम समय आ ही गया था। उसने दिन भर ना कुछ खाया ना पिया और गिल्लू जो था अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वो ही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जो उसने अपने बचपन में घायल अवस्था में पकड़ी थी। अंतिम दिन में भी उसने वही उंगली पकड़ी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका जागी और उठी, देखा कि गिल्लू के पंजे बहुत ठंडे हो रहे हैं, तो लेखिका ने उसे गर्माहट देने के लिए हीटर जलाया, लेकिन वह सुबह की पहली किरण के पड़ते ही किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अर्थात प्रातः होते ही गिल्लू के प्राण किसी और ही जीवन में जन्म लेने के लिए जा चुके थे। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। अब जो है गिल्लू का झूला उतार कर रख दिया गया है और लेखिका ने जो खिड़की की जाली थी उसको बंद कर दिया, यानी कि गिल्लू का जो बाहर जाने का रास्ता था उसको बंद कर दिया गया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी आकर चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। समय जो है समय रुकता नहीं है, समय चलता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी बसंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई क्योंकि उसे वह लता बहुत ज्यादा पसंद थी और इसलिए भी कि लेखिका को विश्वास है कि गिल्लू जो है सोनजूही के पीले रंग के फूल के रूप में आएगा और फूल का खिलना जो है वो लेखिका को संतोष देता है। लेखिका को लगता है कि गिल्लू ही फूल के रूप में आया है। फूल में लेखिका को गिल्लू नजर आता है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय।